हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं इसमें आगे टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसमें 3 पॉइंट रहने वाले हैं, 3 केस हैं। फर्स्ट केस है ऑन एक्सिस। ऑन एक्सिस, एक्सिस मतलब एक्सिस ऑफ डाइपोल। सेकंड है इसमें ऑन इक्वेटोरियल। थर्ड है इसमें एट जनरल पॉइंट। एट जनरल पॉइंट। तो फर्स्ट जो है इसके बारे में बातें करते हैं। फर्स्ट के बारे में बातें करते हैं। ऑन एक्सिस। ऑन एक्सिस ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, पी वेक्टर सेंटर इलेक्ट्रिक डाइपोल का। इस सेंटर से आर डिस्टेंस पर यह इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस। आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है। इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना है। पी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? Vp विल बी इक्वल टू Kp अपॉन आर स्क्वायर। Kp अपॉन आर स्क्वायर, ये रहेगा इसका फॉर्मूला। हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड है इसमें ऑन इक्वेटोरियल। ऑन इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पे क्या रहेगा? एक डाइपोल बनाते हैं, पी वेक्टर, डाइपोल का सेंटर ओ। इक्वेटोरियल मतलब इसका परपेंडिकुलर, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। एक पॉइंट पी लेते हैं आर डिस्टेंस पर। यहां पर पोटेंशियल क्या होगा? यहां पर पोटेंशियल हमेशा जीरो रहेगा। इक्वेटोरियल पर हमेशा पोटेंशियल जीरो रहेगा। थर्ड है एट जनरल पॉइंट। एट जनरल पॉइंट, सबसे पहले इसमें डायग्राम बनाते हैं। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, पी वेक्टर, सेंटर इसका ओ रहेगा। डाइपोल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है। इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें लिखना है, तो वीपी रखेगा के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, या फिर वीपी इक्वल टू के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर पावर 3। ये है इसमें फॉर्मूला। यहां पर एक बात याद रखना, ये जो पोटेंशियल है, वो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर है। ठीक है, 1 अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल रहेगा प्रोपोर्शनल टू रहेगा 1 अपॉन आर स्क्वायर।
आगे है इसमें टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल in uniform electric field। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। इसमें एक डायपोल रखा हुआ है, डायपोल पी वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। तो यहाँ पर जो टॉर्क लगेगा, टॉर्क जो होगा इस डायपोल पर, ये डायपोल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा। टॉर्क क्या रहेगा? पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। टॉर्क को मैक्सिमम करना है तो साइन थीटा क्या होना चाहिए? 1। फॉर मैक्सिमम टॉर्क साइन थीटा इक्वल टू 1 एंड थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अगर टॉर्क इसमें अगर 90 डिग्री एंगल हो जाता है तो मैक्सिमम टॉर्क क्या आएगा? टाउ मैक्स इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास पीई इंटू साइन थीटा की वैल्यू 1, टाउ मैक्स आ जाएगा हमारे पास पीई। इस पीई की जगह टाउ मैक्स लिख सकते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टाउ इक्वल टू टाउ मैक्स साइन थीटा। एक बात यहाँ पे याद रखना, अगर ये एंगल बहुत छोटा है और डायपोल को यहाँ से रिलीज कर देते हैं तो डायपोल इस तरीके से आएगा, तो एंगुलर एसएचएम करेगा। यहाँ पर एंगुलर एसएचएम करेगा। जब एंगुलर एसएचएम करेगा तो इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो आएगा, टाइम पीरियड जो रहेगा एंगुलर एसएचएम के दौरान 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आई अपॉन पीई। ये जो आई है ये किसके अबाउट रहेगा? सेंटर ऑफ मास के अबाउट, या अगर डायपोल को हिंज कर रखा है तो हिंज पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा। आई हिंज अपॉन पी, हिंज पॉइंट के अबाउट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा। तो ये टॉर्क के बारे में सभी फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट इसमें है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई वेक्टर और एक डायपोल इस फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए रखा हुआ है, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला रहेगा U इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा, या फिर U इक्वल टू माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। ये हमारे पास दो फॉर्मूले रहेंगे, या एक ही फॉर्मूला है और दूसरे को सॉल्व करके लिखा हुआ है, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी। फॉर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी को मैक्सिमम करना है तो cos थीटा -1 होना पड़ेगा। cos थीटा इक्वल टू -1, तो थीटा आ जाएगा यहाँ से 180 डिग्री, थीटा आ जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री। जब थीटा 180 डिग्री होगा मतलब ये डायपोल बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, तो यहाँ पर जो U रहेगा, U मैक्सिमम होगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? PE। जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है
उस केस में ये रहेगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हमें मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करना है। फॉर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, फॉर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, इस पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करना है तो कॉस थीटा क्या होना पड़ेगा, 1। कॉस थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 0 डिग्री, 0 डिग्री। यहाँ पर यू मिनिमम क्या हो जाएगा, यू मिनिमम हो जाएगा पीई माइनस पीई, माइनस पीई। जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहेगी उस केस में हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब एंगल 90 डिग्री रहेगा, डायपोल बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा हुआ है, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, जैसे थीटा 90 यहाँ पे पुट करेंगे कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, यू हो जाएगा यहाँ पर 0। ये पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सभी फॉर्मूले हैं। इसके बाद है फोर्स बिटवीन टू डायपोल। फोर्स बिटवीन टू डायपोल। यहां पर दो डायपोल है, एक डायपोल ये P1 है और इधर एक P2 है। दोनों डायपोल के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों डायपोल के बीच का डिस्टेंस है x। इन डायपोल के बीच में फोर्स कितना लगेगा, जो फोर्स होगा, फोर्स इक्वल टू -6 k P1 P2 अपॉन x⁴। ये फॉर्मूला रहेगा। यहाँ पर ये बात याद रखनी है, जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू है 1 अपॉन x⁴ के, x⁴ के। और ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। फोर्स प्रोपोर्शनल टू रहेगा 1 अपॉन x⁴ के। आगे है इसमें फोर्स ऑन आगे है फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, F इक्वल टू P DE ओवर DX, P DE ओवर DX। ये फोर्स आ जाएगा, ठीक है, P DE ओवर DX। E क्या रहेगा, फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार x के साथ चेंज करेगा। P क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। आगे है इसमें आगे है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसमें कुछ पॉइंट हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज, जो फ्री पॉजिटिव चार्ज है उसके पाथ को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है, रिप्रेजेंट्स पाथ ऑफ
फ्री पॉजिटिव चार्ज। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से या इन्फिनिटी से स्टार्ट होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इन्फिनिटी। थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज और इन्फिनिटी। नेगेटिव चार्ज या इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट मतलब खत्म होंगी। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर मेक्स क्लोज लूप। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाएंगी, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी एक दूसरे को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। कोई चार्ज है, उसकी वैल्यू अगर ज्यादा है तो उससे ज्यादा फील्ड लाइंस निकलेंगे, अगर उसकी वैल्यू कम है तो उससे कम फील्ड लाइंस निकलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। उसके बाद किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, इसका मतलब है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी। और आठवां पॉइंट रहेगा इसमें टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यहां पर मैं कुछ डायग्राम बना रहा हूं। मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज थोड़ा दूर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी वजह से कैसे रहेंगी, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। और यहां पर अगर नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से फील्ड लाइंस किस तरीके से रहेंगी, रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। ठीक है, अब यहां पर हम बातें करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस स्टार्ट हो रही हैं और इन्फिनिटी तक जा रही है, नेगेटिव चार्ज में यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है। ठीक है, कभी भी फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। अगर इस तरीके से डायग्राम आ जाता है क्लोज लूप बनाते हुए, तो समझ जाना कि ये डायग्राम क्या है, गलत है। कभी भी फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। मान लेते हैं कि इस तरीके से डायग्राम आ गया, तो समझ जाना है कि ये डायग्राम क्या है, गलत है। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इसके बाद है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। कभी कभी यहां पर फाई ई लिखा होता है, फाई ई। अब ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मान लेते हैं कि यहां पर एक सरफेस है, यहां पर सरफेस है एरिया ए, और यहां पर एक यूनिट वेक्टर बनाएंगे। इस सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर रहेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या रहेगा, ये थीटा। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा कि इस
एरिया से कितनी लाइंस क्रॉस कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी क्रॉस कर रही हैं, फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, या फिर फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये फॉर्मूले हैं, ई ए कॉस थीटा और ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यहाँ पर ये बात याद रखना, ये जो थीटा एंगल है ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है, ठीक है, इसमें गलती मत करना, यहाँ पर गलती होने की संभावना रहती है। जो फाई है इसके यूनिट के बारे में बात करते हैं। यूनिट क्या लिखेंगे यहाँ पर, न्यूटन पर कूलम और ऊपर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन लिखते हैं इसमें, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे mlt माइनस 2 एल स्क्वायर, और नीचे क्या लिखेंगे at। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर ml3 t माइनस 3 e माइनस 1। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। अगर किसी क्लोज सरफेस से फ्लक्स बाहर निकल रहा है तो उसको पॉजिटिव मानेंगे। कोई क्लोज सरफेस है, यहां से फ्लक्स बाहर की तरफ जा रहा है तो इसको हम पॉजिटिव फ्लक्स लिखेंगे, पॉजिटिव फाई ई। और किसी सरफेस के अंदर फ्लक्स जा रहा है तो उसको क्या मानेंगे हम, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव रहेगा फाई ई। ये कुछ इसमें पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं। फाई पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकता है, ठीक है। इसके बाद है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बीच रिलेशन। रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। एक यहां पर सरफेस है, इस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर, ये जो रेडियस है इसका आर मान लेते हैं, और ये जो सेमी वर्टेक्स एंगल है ये थीटा है। तो यहां पर ये जो सरफेस है इस तरीके से सॉलिड एंगल बनाएगी, यहां पर इसको मैं ओमेगा लिख रहा हूं। तो यहां पर जो ओमेगा रहेगा सॉलिड एंगल ओमेगा जो रहेगा ये रहेगा 2 पाई इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। ये रहेगा हमारे पास सॉलिड एंगल का फॉर्मूला। जो थीटा रहेगा वो रहेगा सेमी वर्टेक्स एंगल। थीटा क्या रहेगा, सेमी वर्टेक्स एंगल। जो भी सरफेस एंगल बना रही है उसको हाफ कर देना है, क्या रहेगा वो, सेमी वर्टेक्स एंगल। ये रिलेशन है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में। आगे है इसमें गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्लोज सरफेस मान लेते हैं। यहाँ पर एक क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है और इसके अंदर चार्ज रखे हुए हैं Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 और बाहर है Q4 एंड माइनस Q5। तो इस सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी वो हमें बताना है। तो फाई जो रहेगा क्लोज सरफेस से वो क्या रहेगा, फाई इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास रहेगा फॉर्मूला। क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा वो रहेगा Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। Q इनसाइड अंदर कितने चार्ज हैं, Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमें विद साइन चार्ज यहाँ पर रखने पड़ेंगे और हमारे पास फ्लक्स फाई आ जाएगा। एक बात यहाँ पे याद रखना,
ये जो हमारे पास Q4 और माइनस Q5 है, इनको यहाँ पर फ्लक्स में नहीं लिखेंगे, बट इन चार्जेस की वजह से इस सरफेस पर जो भी पॉइंट है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ठीक है, आगे है इसमें, मान लेते एक क्यूब है हमारे पास, एक क्यूब है एक क्यूब है, क्यूब के सेंटर में एक चार्ज रखा हुआ है, सेंटर में क्यू चार्ज है, तो क्यू इनसाइड क्या लिखा जाएगा, क्यू इनसाइड रहेगा क्यू के बराबर। एक हमारे पास क्यूब है, उसमें जो चार्ज है एक फेस पर रखा हुआ है, एक फेस पर रखा हुआ है, ये मान लो इस फेस पर यहां पर चार्ज रखा हुआ है, तो क्यू इनसाइड क्या रहेगा, क्यू इनसाइड रहेगा Q/2। एक और डायग्राम है, इसमें चार्ज एज पर रखा हुआ है, एज पर रखा हुआ है, एज मतलब यहां पर मान लेते हैं, ठीक है, किनारे पर रखा हुआ है, क्यू चार्ज है, ये सभी चार्ज क्यू है, तो क्यू इनसाइड क्या रहेगा, Q/4। और नेक्स्ट डायग्राम के अंदर एक चार्ज, नेक्स्ट डायग्राम के अंदर एक चार्ज कॉर्नर पर रखा हुआ है, कॉर्नर पर रखा हुआ है, तो Q इनसाइड क्या रहेगा यहां पर, Q/8। ये बातें तुम्हें याद होनी चाहिए क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। पहला रहेगा सेंटर पर, दूसरा रहेगा फेस पर, तीसरा रहेगा एज पर और चौथा रहेगा इस कॉर्नर पर। ठीक है, ये चार रहे हैं। इसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, इसका मतलब क्या, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। स्मॉल यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट क्या बनेगी इसकी, जूल पर मीटर क्यूब। तो इन वैक्यूम, वैक्यूम के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, वैक्यूम के लिए फॉर्मूला रहेगा U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इन मीडियम, मीडियम में क्या फॉर्मूला रहेगा, U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E स्क्वायर। एप्सिलॉन R क्या है यहाँ पे, एप्सिलॉन R क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल सकते हैं या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन क्या आता है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर का डायमेंशन बताइए। तो डायमेंशन एनर्जी डेंसिटी के बराबर रहेगा, तो इसका डायमेंशन क्या बनेगा यहाँ पर, ml² T-2 और नीचे क्या लिखेंगे, L3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ml-1 T-2। ये हमारे पास रहेगा इसमें डायमेंशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब आगे है कंडक्टर, इंसुलेटर और कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। प्लीज लाइक सब्सक्राइब दिस